हेलो और स्वागत है आपका study.com में। मैं हूँ धीरज और चलिए आज शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। ये है आपका चैप्टर 2 पद और ये लिखा हुआ है सूरदास के द्वारा। ध्यान रखना भाई, एक पद तुलसीदास जी के द्वारा भी लिखा हुआ है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर मैंने पहले ही बता दिया है, पहले ही पढ़ा दिया और आज इसका हम लोग केवल और केवल ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, लगभग 38 ऑब्जेक्टिव है। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको क्या करूंगा ना कि मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगा। 15 ऑब्जेक्टिव इसमें डिस्कस कर लेंगे और 15 के बाद जो ऑब्जेक्टिव बचेंगे वो आने वाले वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आपके सामने है वो है सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं। मतलब ये जो चैप्टर है पद, यहाँ 2 पद आपको पढ़ने हैं। एक जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, एक ये वाला पद है, और दूसरा जो है वो है कि जेवत श्याम नंद की कन्या, एक ये वाला पद है। तो 2 पद हम लोगों को पढ़ने हैं। तो हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये जो पद है ये किस चैप्टर से लिया गया है। देखो ये पद जो लिया गया है ना, ये सूरसागर से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सूरसागर से। ओके, तो सूरदास के द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। कौन कौन सी हैं यहाँ सबका नाम भी मैंने लिख दिया, वो इसलिए कि आपको पढ़ने में आसानी हो। सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, ठीक है, राधा रसकेली और सूर सारावली, ठीक है ना। ये सारी की सारी बुक्स जो है ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? सूरदास के द्वारा लिखी गई हैं। और इसमें जो ये सूर सागर है वहीं से ये पद आपका लिया गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे है अपने सामने अगला ऑब्जेक्टिव, सूरदास किस काल के कवि हैं। जी हाँ, अगर आपने हमारा हिंदी साहित्य का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया है कि हिंदी को अलग अलग कालों में बांटा हुआ है, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, भक्ति काल। तो ये जो है किस काल के कवि हैं? ये मध्यकाल के कवि हैं, ठीक है ना। और आप देख लेना उसको, उस वीडियो को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो है। आप जैसे ही कहोगे मैं उसके आगे का पार्ट भी आपके सामने लेकर के आ जाऊंगा। ओके, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? कहने का मतलब आप हिंदी तो पढ़ रहे हो लेकिन हिंदी के अलग अलग सेगमेंट हैं। तो ये हिंदी में कौन सा सेगमेंट है? तो ये है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। तो सूरदास जी किस भाषा के कवि हैं? वो ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पीछे के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मलिक मोहम्मद जायसी के, वो किस भाषा के कवि थे आपको पता है? कमेंट करके बताओ आप हमको, ठीक है। बाकी सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं। और अगर आपको पता है तो आप ये बता दो कि इसके बाद जो तुलसीदास है वो किस भाषा के कवि हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके सामने, तुलसीदास किस भाषा के कवि हैं कमेंट कीजिए, और मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के कवि थे ये भी कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है वो ये है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि सूरदास जो है कृष्ण की भक्ति खूब किया करते थे। तो ये कृष्ण श्रेयी धारा के कवि हैं, रामाश्रयी धारा के कवि नहीं है। रामाश्रयी धारा का वो होगा जो भगवान राम का गुणगान करेगा, जैसे तुलसीदास जी भगवान राम के ही गुणगान करते थे, आपने देखा होगा। शैव मतलब होता है जो भगवान शिव को मानता है, वैष्णव बोलते हैं जो भगवान विष्णु को मानता है। ओके, तो सूरदास जी किस धारा के कवि हैं? ये कृष्ण आश्रयी धारा के कवि हैं। ओके, आगे जो अगला आपका क्वेश्चन है दैट इज कि ब्रज भाषा, ये वही ब्रज भाषा है जिसमें सूरदास ने अपनी रचना की है। तो ब्रज भाषा में क्या विशेषता है, आखिर क्या इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो देखो, ब्रज भाषा में कोमलता है, लालित्य है और माधुर्यता है। कहने का मतलब बड़ी ही कोमल सी, प्यारी सी और बड़ी ही मीठी सी भाषा है ब्रज भाषा। इसी कारण से सूरदास ने इस भाषा का प्रयोग किया है। ओके, आगे बात करते हैं, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो सूरदास जो है वो काल कौन सा है, ठीक है। देखो ये जो काल था ये वाला, ये मध्यकाल, आधुनिक काल, ये इतिहास का काल है, ठीक है ना।
और यहाँ पे जो काल की चर्चा हो रही है ये हिंदी साहित्य का काल है, तो दोनों के काल में अंतर है। आप अभी कहोगे कि सर अभी आपने तो यहाँ मध्यकाल बताया, फिर आप यहाँ पे आप बोल रहे हो कि भक्ति काल, तो ध्यान रखना भाई कि ये भक्ति काल, रीति काल, आदि काल, आधुनिक काल, ये जो काल है ये आपका हिंदी साहित्य का बंटवारा है, और वो जो है वो इतिहास का बंटवारा है, दोनों में अंतर है। ठीक है, इतिहास का बंटवारा कैसे होता है अगर आपको नहीं पता तो आप हिस्ट्री का लेक्चर मेरा देखिए, मैंने उसको बताया है। तो सूरदास किस काल के कवि हैं? तो हिंदी साहित्य के हिसाब से ये भक्ति काल के कवि हैं। जी हाँ, और सूरदास ही नहीं, तुलसीदास भी भक्ति काल के ही कवि हैं, और भी बहुत सारे लोग हुए हैं जो भक्ति काल के कवि हैं, और इनके बारे में आपको पढ़ना है तो आप क्या, जो दूसरा बुक है ये तो आप दिगंत पढ़ रहे हो, इसके अलावा दूसरा बुक है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा, वहां पे आपको ये सारे काल और उसमें कौन कौन से लेखक है उसके बारे में पढ़ना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है? ये तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, ब्रज भाषा ही उनके काव्य की भाषा है। काव्य की भाषा का मतलब उन्होंने जो भी किताबें लिखी हैं, कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? एक लिखा है सुरसागर, एक लिखा है साहित्य लहरी, एक है राधा रसकेली और एक है सुर सरावली। तो ये जो किताबें हैं उनकी, ये किस भाषा में लिखी गई हैं? ये लिखी गई हैं ब्रज भाषा में। ठीक है, आगे है कि सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है? अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप देख लो, मलिक मोहम्मद जायसी वाला, उसमें मैंने बताया था कि रस जो होता है ना, कोई भी कविता होती है तो उस कविता का एक रस होता है। ठीक है, और जैसे वात्सल्य रस, तो मतलब सूरदास की जो कविता है ये कौन सी रस की कविता है? ये वात्सल्य रस की कविता है। अच्छा, वात्सल्य रस क्या होता है? कल के वीडियो में मैंने बताया कि वात्सल्य रस वो रस होता है जिसमें क्या होता है, माता पिता के प्यार को दर्शाया जाता है। किसमें? वात्सल्य रस में। ठीक है ना, श्रृंगार रस, रौद्र रस, इन सब के बारे में मैंने कल ही चर्चा किया था। ओके, रस एक चैप्टर ही है, रस, छंद और अलंकार, ये एक चैप्टर ही है, बड़ा ही बेहतरीन सा चैप्टर है। और अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो और अगर आप रस, छंद, अलंकार नहीं पढ़े हो तो फिर हिंदी पढ़ना बेकार है आपका। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? देखो यहां लिखा हुआ है, मेरे सामने बुक है और इसमें लिखा हुआ है कि 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और एक और बात कि इसका यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना कि ये अनुमानित जन्म है। अनुमानित का मतलब कि कोई कंफर्म डेट नहीं है कि इसी टाइम पे जन्म हुआ था। ठीक है, अच्छा, इनकी मृत्यु कब हो गई थी? यही नीचे लिखा हुआ है, 1583 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जन्म जो हुआ था वो दिल्ली में, दिल्ली जो है उसी के नजदीक में एक गांव है जिसका नाम है सीही। गांव का नाम देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, गांव का नाम है सीही। तो यही सीही गांव में उनका जन्म हुआ था। ये गांव कहाँ है? दिल्ली के बगल का गांव है। ओके, सूरदास की अभिरुचि किसमें नहीं थी? देखो, मतलब अभिरुचि का मतलब होता है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में नहीं था। आप लोगों का भी किसी चीज में इंटरेस्ट होगा, तो वैसे ही उनकी जो इंटरेस्ट थी, यहां लिखा हुआ है कि उनकी इंटरेस्ट किस चीज में थी? पर्यटन में थी। पर्यटन का मतलब तो आपको पता ही है, पर्यटन का मतलब होता है घूमना। उनकी अभिरुचि सत्संग में थी, मतलब भगवान क्या भजन कीर्तन करते रहते थे, साधुओं की संगति करते थे। और किस चीज में? और उनका कृष्ण भक्ति में भी जो है उनका रुचि था। और किस चीज में उनकी रुचि थी? और उनकी रुचि थी वैराग्य में। अच्छा, एक ध्यान दीजिएगा, रुचि जो है ना ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है ना, तो मैं जब भी बोल रहा हूं आप ध्यान देना, रुचि थी। ओके, तो ये लिंग निर्णय क्या बात है। ओके, तो यहां इन चीजों में उनकी रुचि थी, सत्संग, कृष्ण भक्ति, वैराग्य और पर्यटन में उनकी रुचि थी, लेकिन नृत्य में, मतलब कि डांस में उनकी रुचि नहीं थी। ठीक है ना, ओके, नृत्य में उनकी रुचि नहीं थी। आगे चलते हैं, इसमें से सूरदास की कौन सी रचना है? तो देखो, सूरदास की रचना कौन सी है? आपके सामने ही है, पद। छप्पय उनकी रचना नहीं है। छप्पय किसकी रचना है? बोलो, कल ही बताया ना मैंने, नाभादास की रचना है। करबक किसकी रचना है? करबक है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है ना, यही होगा। ठीक है,
याद करना भाई आप लोगों का काम है ना, हम लोगों का काम है ऑब्जेक्टिव बता देना आपको, ठीक है, मुझको एग्जाम तो देना नहीं है। आगे देखो, इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरदास की कौन सी रचना नहीं है? तो सूर सागर, सूर सरावली। एक चीज याद रखना बड़ा आसान है, सुर लगा हुआ है, अगर किसी रचना में सुर लगेगा ना तो फिर हम लोग मार देंगे उसको कि हाँ जी ये सूरदास की रचना है। ओके, वैसे साहित्य लहरी आपको याद करना पड़ेगा और राधा रसकेली भी आपको याद करना पड़ेगा। सतसई जो है ये उनकी रचना नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सूर सागर किनकी प्रमुख कृति है? सूर सागर कृति है का मतलब होता है कि उसको किसने लिखा है। आपने देखना लिखा होगा, अक्सर बुक्स पे आप देखते होंगे रामचरितमानस, ठीक है, रामायण के बुक्स पे आपने लिखा होगा या देखा होगा वहां पे तुलसीकृत, ठीक है, तुलसीकृत। तो कृत का मतलब होता है कि इसको तुलसीदास ने लिखा है, तो वैसे ही कृत से बनता है कृति। सूरदास जो है इनकी कौन सी कृति है? तो इनकी कृति है सूर सागर, मतलब सूर सागर कृति किसकी है? सूरदास की। आगे है, सूर सागर कैसा ग्रंथ है भाई? तो देखो यहां लिखा हुआ है कि सूर सागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है, मतलब दुनिया में जो प्रसिद्धि है सूरदास को, ऐसा नहीं है कि केवल भारत के लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में सूरदास की प्रसिद्धि है। और उस प्रसिद्धि का आधार क्या है? उस प्रसिद्धि का आधार है सूर सागर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, ये जो सूर सागर है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये गेय पदों का विशाल संग्रह है। गेय पदों का विशाल संग्रह का मतलब होता है कि ये देखो अगला क्वेश्चन ही है भाई कि सूर सागर कैसे पदों का विशाल संग्रह है? तो सूर सागर जो है ये गेय पदों का विशाल संग्रह है, मतलब ऐसे पद इसमें है जिसको आप गा सकते हो। अच्छा, ये जो रचना है ना सूर सागर, ये किसके आधार पे लिखी गई है? तो ये लिखी गई है श्रीमद् भागवत गीता के आधार पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और भी बहुत सारे हैं इस चैप्टर में, मैंने बोला ना कि अगर आप वीडियो देख लोगे तो उसके बाद कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन उसको हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी हमने 15 किया, बाकी अभी 38 तक पहुंचना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।